Hello and welcome to Exam Shastro. Today we will analyze about the current affairs of 38 September. ठीक है, तो पहला जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आज लिया है इट इज़ अबाउट माओइस्ट इंसर्जेंसी. ठीक है, माओइस्ट फुटप्रिंट इन असम. तो आज ही एक न्यूज़ आया था कि माओइस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड देयर रूट्स इन असम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये NIA का रिपोर्ट आया था. ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस से लिया है. ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा जानने लायक कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है कि एक इन्वेस्टिगेशन चलाया गया था. ठीक है, NIA की तरफ से, एंड इट हैज़ रिवील्ड दैट CPI माओइस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट हैज़ बीन मेकिंग अटेम्प्ट्स टू स्प्रेड इट्स रूट इन असम एंड द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को मालूम है, और NIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये साफ साफ आया है न्यूज़ की माओइस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट एंड असम में ज़्यादा एक्टिव हो रहा है. द NIA in its report also claimed that there has been a lot of fund flow from the CPI Maoist Eastern Regional Bureau to further its activities in Assam. ठीक है, मतलब फंड वगैरह आ रहा है ऐसा NIA का कहना है, यही न्यूज़ में था. लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते ये जो CPIM है ये कैसे इवॉल्व हुआ था. देखिए, द पीपल्स वर्क ग्रुप एंड द माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, द पीपल्स वर्क ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, दोनों को मिला के CPI माओइस्ट किया गया था 2004 में. ठीक है, पीपल्स वर्क ग्रुप एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया. It managed to consolidate its presence across रेड कॉरिडोर. ठीक है, ये जो CPI माओइस्ट है इन लोगों का जो प्रेजेंस है, इन लोग सक्षम हुए थे अपना प्रेजेंस बनाने के लिए अक्रॉस द रेड कॉरिडोर स्पेनिंग अक्रॉस द सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया मार्क्ड बाय रूरल डिप्राइवेशन. जहाँ पे भी इस मैप में अगर आप लोग देखेंगे ये जो पूरा एरिया है इट इज़ कॉल्ड द रेड कॉरिडोर. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकली डिप्राइव स्टेट्स है या फिर स्टेट्स के कई सारे जगह है वहाँ पे CPI माओइस्ट ने अपना प्रेजेंस लाइक जमाने के लिए उन लोग सक्षम हुए थे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है कि असम एंड मणिपुर ये जो दो एरियाज है यहाँ पे these are the new areas under Maoist new areas of Maoist expansion. ठीक है, और under Maoist influence. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, ठीक है, आपका झारखंड हो, ये आ जाता है हाईली इफेक्टिव एरियाज में जहाँ पे माओइस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है. साथ साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में माओइस्ट जो है दे आर मॉडरेटली एक्टिवेट, एंड बाकी जो लाइक साउथर्न पार्ट ऑफ आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, या फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है. लेकिन हमारे लिए बड़ा कॉन्सर्न कौन सा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इन लोगों का फुटप्रिंट्स धीरे से बढ़ने लगा है. ठीक है, द रादर देन फोकसिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स. देखिए, इनका जो मेन टारगेट था रूरल डिप्राइव्ड जो पीपल है, जो लोग हैं उनको था. ठीक है, उनको लेके था, लेकिन उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स है उन लोगों का, इसको टारगेट नहीं करके, इस पे फोकस नहीं करके माओइस्ट रिलाई ऑन वेजिंग ए मिलिट्री बैटल अगेंस्ट द स्टेट. ये लोग सीधा किसके साथ लड़ाई करने के लिए उतर आए थे? मिलिट्री बैटल. ठीक है, मतलब अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया. ठीक है, टू कैप्चर पावर रिजल्टिंग इन मिलिटराइजेशन ऑफ दिस एरियाज. तो फाइनली क्या हो गया, पावर कैप्चर करने के लिए चला था, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एरिया है रेड कॉरिडोर्स यहाँ पे मिलिटराइजेशन ही हो गया. ठीक है, इट लेड टू रिप्रेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल बोथ बाय स्टेट एक्शंस सच एज क्रिएशन ऑफ सलुआ जुडुम. ठीक है, ऑल्दो डिसबैंडेड बाय जुडिशियल ऑर्डर एंड माओइस्ट ऑथोरिटिज्म. तो यहाँ पे जो एरियाज हैं, जो लोग हैं एरियाज के, ट्राइबल पीपल जो है, ट्राइबल लोग, इन लोग लाइक बहुत ज़्यादा दे वे रिप्रेस्ड. ठीक है, इन लोगों को रिप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था दोनों साइड से. एक जो है हमारे स्टेट एक्शंस, जो भी स्टेट या फिर लाइक स्टेट मतलब हमारे जो सेंटर के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो लाइक जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है उसके थ्रू भी इन लोगों को दबाया गया था. ठीक है, या फिर माओइस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म के थ्रू भी इन लोगों को दबाया जाता है. एक्चुअली ये जो ट्राइबल लोग हैं इन लोग फ्रस्ट्रेटेड है इस बात को लेके. ठीक है, ये 2004 के बाद ही ये इशू सामने आया था. हाउ रेड कॉरिडोर रीजन इज क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाई किया जाता है? बेसिकली रेड कॉरिडोर एरिया जो है वो वही एरिया है जहाँ पे इन लोगों का जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है और माओइस्ट जिसको हम लोग इंडिया में बोलते हैं, ठीक है,
जो माओ जेडांग का फॉलोअर्स है, जिन लोग उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों का दबदबा इस पर्टिकुलर पार्ट में है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोला जाता है, रेड कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 3 स्टेट्स, 10 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सम नॉर्दर्न फ्रिंजेस ऑफ तमिलनाडु। मैंने जो यहाँ पे दिया था कि लीस्ट कॉन्सर्न जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लीस्ट अफेक्टेड दिया था ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे भी धीरे से इन लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट माओइस्ट फुटप्रिंट इन असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड other parts of India, basically about the red corridor. The second topic is about holistic water management system, which is need of the hour. ऐसे करके एक like article आया था the Assam Tribune में, which is important from GS paper 3 environment point of view. ठीक है, context क्या है, with the rapid growth of cities, water demand has exponentially increased. City बढ़ेगा, ठीक है, लोग बढ़ेंगे तो water का भी demand बढ़ेगा. Even as aspirations cause people to migrate to urban areas, water depletion and scarcity remains a huge challenge staring at the people's faces in near future. देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सुविधा होते हैं सिटी एरियाज में जो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे वाटर डिप्लीशन का, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का जो केसेस सामने आया है, या फिर जो स्कर्सिटी है पानी का, वहाँ से मालूम होता है कि दिस इज ए ह्यूज चैलेंज। ठीक है, ये आने वाले टाइम पे भी बहुत एक बड़ा चैलेंज बनेगा, या फिर अभी से ये बन रहा है। Thus the water management needs to undergo a revolution. ठीक है, क्या होना चाहिए, ये जो वाटर मैनेजमेंट है, it should be undergo a revolution to ensure most urban areas can be self sufficient in the future. ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, सरकार को भी और हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग पानी के मामले में आने वाले टाइम पे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, बेसिकली अर्बन एरियाज में। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम? ठीक है, इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिलायबल सप्लाई। देखिए, इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये जो है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, जिस प्रोसेस के तहत वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाता है, जो यूज्ड वाटर है उसको ट्रीटमेंट और या फिर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यूज्ड वाटर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब साफ पानी निकाल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। सैनिटेशन एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सैनिटेशन तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। स्टॉर्म वाटर क्या है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा रेन हो गया है, जो एक्सेसिव वाटर है, जो आज गुवाहाटी में देखने को मिला है। ठीक है, इसका भी मैनेजमेंट इनका पार्ट होता है। मतलब ये जो एक बड़ा प्रोसेस है, जिसके अंदर में क्या होता है कि इस प्रोसेस के द्वारा वाटर सप्लाई भी इंश्योर किया जाता है, यूज्ड वाटर को मैनेज किया जाता है, सैनिटेशन एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट भी किया जाता है। एंड दिस एवरीथिंग लाइक दिस थिंग्स कैन बी प्लान्ड इन लाइन with the economic development and land use. ठीक है, this holistic process makes coordination among water departments easier at the local level. It also helps cities adapt to climate changes and manages water supply more effectively. सीधी तरीके से यही बोला गया है कि ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट में, ये जो भी वाटर डिपार्टमेंट्स है, इन सभी डिपार्टमेंट मिलके कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत। एंड ये पर्टिकुलर एक सिटी को क्या करते हैं, लाइक क्या है, किसमें हेल्प करता है, तो एडप्ट द क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, एंड टू मैनेज वाटर सप्लाई मोर इफेक्टिवली। बहुत अच्छी तरीके से वाटर सप्लाई करने के लिए भी ये प्रोसेस काम आते हैं। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे 2 बार दिया गया था। ठीक है, नाउ जो मैंने बोला था कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कि एक्चुअली अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए अप्रोचेस क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोलैबोरेटिव एक्शन। When there is a clear coordination between all the stakeholders, it is easier to define priorities. ठीक है, बोला गया है कि जब एक क्लियर कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेकहोल्डर्स, ठीक है, जो भी रिलेटेड है उसमें एक बनेगा, then it will be easier to define priorities, take actions, implement changes and take accountability of the action taken. ठीक है, सेकंड जो है shift in perception of water. It is essential to understand how water is inseparable in its connection to economic development. ঠিক আছে, কেনেকৈ ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ লগত যে ওয়াটাৰ, ঠিক আছে, ওয়াটাৰৰ ইউজ বা পানী কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে, বা তোমাৰ সিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত কেনেকৈ জড়িত আছে, এজ এ লেণ্ড ইউজৰ লগত পানীৰ কি সম্পৰ্ক। ঠিক আছে, সো
এটা যে ইনসেপাৰেবল ৰিলেশ্যন যে গঠন হৈ আছে বা কানেকশ্যন যে গঢ়ি উঠিছে সেই কথাটো আচলতে মানুহে বুজিব লাগিব বুলি ইয়াত কোৱা গৈছে শিফট ইন পাৰসেप्शन অফ वाटर तीसरा जो है अंडरस्टैंडिंग वाटर एज ए रिसोर्स हम लोगों को वाटर को एज ए रिसोर्स ट्रीट करना चाहिए क्योंकि एक रिसोर्स है ठीक है वाटर इज रिसोर्स फॉर वेरियस like end goals thus it will be easier to treat different kinds of water based on agricultural industrial environmental purposes चौथा जो है कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सिटीज ठीक है इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल रिक्वायरमेंट्स ठीक है जो लोकल देखिए IUWM जो है वो लोकल रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस करके ही या फिर उस पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है या फिर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में फोकस किया जाता है इट प्रायोरिटाइज ए राइट बेस्ड सॉल्यूशन अप्रोच ओवर वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच क्योंकि रीजनल बेसिस पे कोई एक रीजन स्पेसिफिक ठीक है एक एरिया स्पेसिफिक या फिर मान लीजिए कि लोकल रिक्वायरमेंट जो है उस पर ही ज्यादा गौर किया जाता है ताकि बहुत अच्छी तरीके से जो भी सॉल्यूशन अप्रोच होगा हर एक एरिया के लिए सॉल्यूशन अप्रोच अलग हो सकता है ठीक है जो राइट बेस्ड सॉल्यूशन अप्रोच होगा फॉर ए स्पेसिफिक एरिया ठीक है इसमें ज्यादा मतलब कस्टमाइज सॉल्यूशन देने के लिए भी इसके तहत काम किया जाता है ना कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यहाँ पे लगाया जाता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में क्या होता है मान लीजिए आप किसी ने इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्लान बनाया है ठीक है जो एक्चुअली कई सारे जगह में क्या नहीं है एप्लीकेबल नहीं हो सकता है तो वहां पे हम लोगों के लिए कौन सा सही होगा कि एक बड़ा सा प्लान बना दे ठीक है उसको सभी जगह में इंप्लीमेंट करे या फिर एरिया स्पेसिफिक प्लान बनाया जाए ताकि ज्यादा रीजनल फोकस किया जा सके ज्यादा स्पेसिफिक फोकस किया जा सके ठीक है यहाँ पे ये बोला गया है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन ढूंढना अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आयोग सीता ठीक है जिसके रिगार्डिंग इस साल मेंस पे APSC मेंस पे सवाल भी आया था व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 5 असम पॉइंट ऑफ व्यू सीता प्रोजेक्ट ऑन कैरियर प्लानिंग अवेयरनेस इनॉग्रेटेड एक न्यूज आया था कि सीता का एक प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च हुआ है व्हिच विल जो क्या देखेंगे कैरियर प्लानिंग एंड अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है सीता ठीक है अबाउट सीता स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग सीता हैज बीन रीनेम्ड फ्रॉम स्टेट प्लानिंग बोर्ड असम बाय द कैबिनेट in a decision taken in its meeting held on November 9, 2016 2016 के 9th ऑफ नवंबर में क्या किया गया एक डिसीजन लिया गया जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड ऑफ असम था उसका नाम चेंज करके सीटा बनाया गया बेसिकली इट इज लाइक नीति आयोग एट द सेंटर ठीक है जो एक थिंक टैंक है ठीक है ये भी असम का एक थिंक टैंक है ऐसा बोला जाता है या फिर ऐसा है इसके फंक्शंस के बारे में इस साल सवाल आए थे तो थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में भी देख लेते हैं इनका जो मेन फंक्शन है स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग का इट इज टू इवैल्यूएट एंड मॉनिटर ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम जो भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसको इवैल्यूएट एंड मॉनिटर करने का काम ये करते हैं ठीक है साथ साथ में इट वुड आल्सो एडवाइज एंड गाइड in the areas of coordination and division of responsibilities as well as functioning between state government and the next layer of governance like Panchayati Raj institution, autonomous council, territorial council ठीक है and the council for development of different communities created within the state ये बेसिकली क्या काम करता है एडवाइस देता है या फिर गाइड करता है कहाँ पे जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का बात आता है कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब एक मान लीजिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू किया गया है उसको हर एक लेवल पे कैसे काम किया जाएगा हर एक गवर्नेंस के अलग अलग लेयर्स में कैसे उसको कंडक्ट करा जाएंगे कैसे उसको अलग अलग एजेंसीज के गवर्नेंस के अलग अलग लेयर्स के बीच में इसको ये कोऑर्डिनेशन जो उसको बैठाया जाएगा या फिर अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसी को डिवाइड किया जाएगा ये इससे रिलेटेड जो भी एडवाइस या फिर गाइड होते हैं वो कौन करता है यही सीता करते हैं ठीक है इट विल एनालाइज एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन अ फ्लो ऑफ क्रेडिट इन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ই কি সাজেস্ট কৰে যে ক্রেডিট ফ্লো পয়সাৰ যেটো ফ্লো হেতু কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে তাৰ ৰিলেটেড ই সাজেশনস দিয়ে ইট সাজেষ্ট ইমপ্ৰুভমেন্টস ইন দ্য
फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से इन द बेस्ट इफेक्टिव वे किया जाए, ठीक है। इन द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर, जो हमारे असम के फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर है वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाएगा या फिर क्रेडिट फ्लो के लिए क्या इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, उससे रिलेटेड सजेशंस भी सीता ही देते हैं, ठीक है। इट विल गाइड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एज वेल एज suggest policy guidelines on identifying these priorities and coordinating with all the departments of the state government in implementing these priorities, ठीक है। रोल क्या है, रोल देखिए, जो वाइस चेयरमैन है सीता का, he or she can call any officer of any department and discuss issues linked with its functions। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑफिसर को ये वाइस चेयरमैन जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। बुला के कोई भी फंक्शंस के रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है द वाइस चेयरमैन विच शुड be associated with appropriate state committees or boards in suitable capacity to allow him or her to discharge the responsibilities। तीसरा जो है मतलब यही बोला गया कि अलग अलग जो appropriate state committees है उस हर एक कमिटी से जो रिलेशन है वो बनाना चाहिए, ठीक है। द वाइस चेयरमैन शुड बी एसोसिएटेड, हर एक कमिटी से वो रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है ही और सी मे बी associated inappropriately with the NEC and नीति आयोग, ठीक है सर। though he or she may be associated appropriately, ठीक है। he or she may be associated appropriately with the NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एंड नीति आयोग, ठीक है सर। तो সেইজন ব্যক্তি নীতি আয়োগ বা নর্থ ইস্ট কাউন্সিলৰ লগতো এছ'চিয়েট হোৱাটোৰ কথা ইয়াত কৈছে, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं रिसेंट वर्क्स क्या क्या किया है सीता ने। सीता जो है स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है विद 4 लीडिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट टू सेट अप सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर्स टू हेल्प कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट टू सक्सीड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दूसरा जो है ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA वाज साइन on Monday between SITA and ASTEC, Assam Science Technology Environment Council, ठीक है। असम साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट काउंसिल के साथ भी इन लोगों ने MOA साइन किया है। कौन से प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है, एन इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड सेटअप फॉर द प्रिपरेशन एंड वेंडिंग ऑफ पानीपुरी। पानीपुरी प्रिपरेशन एंड वेंडिंगर कारण एटा ऑटोमेटेड सेटअप और एटा इंटीग्रेटेड सेटअपर रिलेटेड जी प्रोजेक्ट आइसे সেই प्रोजेक्टটোত सीताए एस्टेकर লগত এখন MOA সেই प्रोजेक्टটো रिलेटेड साइन কৰিছে, ठीक है सर। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एबॉर्शन राइट्स फॉर सिंगल वीमेन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड ऑल वीमेन इन द कंट्री regardless of their marital status can undergo an abortion up to 24 weeks, ठीक है सर, of pregnancy to access safe and legal abortion care, ठीक है सर। एटिया कोनो marital status चुआ नाजाब 24 weeks लके anyone can go for a safe and legal abortion care, ठीक, in India। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। which is important from GS पेपर 2। ये मैंने कहाँ से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल मैंने लिया है, ठीक है। every single unmarried women have the right to safe and legal abortion rules Supreme Court। अभी क्या है कि what is the Supreme Court's ruling exactly क्या है, देखिए जो पुराना लॉ है उसको ओवररूल किया जा रहा है। It has ruled over a 51-year-old abortion law, the Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, which bars unmarried women from terminating pregnancies within which are up to 24 weeks। जहाँ पे ये लिखा था 1971 वाला जो Medical Termination of Pregnancy Act है, MTP Act जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ पे अनमेरिड women को ये अलाउ नहीं किया जाता था 24 हफ्ते तक, ठीक है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है। विच बार्स अनमेरिड वीमेन फ्रॉम टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसीज विच आर अप टू 24 वीक्स ओल्ड, ठीक है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 एंड इट्स रूल्स ऑफ 2003 प्रोहिबिट अनमेरिड वीमेन हु आर बिटवीन 20 weeks to 24 weeks pregnant to abort with the help of the registered medical practitioners, ठीक है सर।
तो ये प्रोहिबिट करते थे बेसिकली जो MTP एक्ट है 1971 वाला या फिर जो MTP रूल्स है 2003 वाला, ये अनमेरिड वीमेन को प्रोहिबिट करते थे जिनका प्रेगनेंसी का टाइम 20 वीक्स से लेकर 24 वीक्स तक था, ठीक है, टू अबॉर्ट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक जो भी प्रोविजंस है उससे भी रिलेटेड है, क्यों क्या है, ठीक है। राइट टू चूज अंडर आर्टिकल 21, Supreme Court held that the right of reproductive autonomy, dignity and privacy under Article 21 of the Constitution gives an unmarried women the right of choice as to whether or not to bear a child on a similar footing as that of a married women, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। Right to equality under Article 14 prohibiting, इसके तहत क्या है, प्रोहिबिटिंग सिंगल वीमेन और अनमेरिड प्रेग्नेंट वीमेन विद द प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 to 24 वीक्स फॉर एक्सेसिंग एबॉर्शन व्हाइल अलाउइंग मैरिड वीमेन विद द सेम टर्म ऑफ प्रेगनेंसी टू एक्सेस द केयर वाज वायोलेटिव of the right to equality before law and equal protection under law under article 14 কৈছে যে কোনবা যদি 20 সপ্তাহ পৰা 24 সপ্তাহ লৈকে প্ৰেগনেন্ট মেৰিড উইমেন এগৰাকী আছে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা গৈছিলে, এবৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া গৈছিলে, কিন্তু যদি আনমেৰিড হয় তেতিয়ালে কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে। যিটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ ভিত্তিত আৰ্টিকল 14 অফ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন লাইক সংবিধানৰ 14 নম্বৰ অনুচ্ছেদত যি লিখা আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ কথা, সেই হিচাপত এটো কি হয়, বৈধ নহয় বুলি কোৱা গৈছে, ঠিক আছে। Now what is India's abortion law? Historical perspective भी थोड़ा देख लेते हैं। Until 1960s abortion was illegal in India and a women could face 3 years of imprisonment and or fine under section 312 of the IPC Indian Penal Code। तो देखिए बात ऐसा था कि 1960s से पहले कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, इट वॉज टोटली कंसिडर्ड एज इलीगल एंड 3 साल का सजा भी सुनाया जाता था वीमेन को और फाइन भी देना उन लोगों को पड़ जाता था अंदर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इट वॉज इन द मिड ऑफ 1960s दैट द गवर्नमेंट सेट अप द शांतिलाल शाह कमिटी एंड आस्क्ड द ग्रुप headed by Dr. Shantilal Shah to look into the matter of abortions and decide if India needed a law for the same। तो शांतिलाल मेहता कमिटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये भी याद रखिए, एबॉर्शन, ठीक है। तो इन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप लोग देखिए और बताइए क्या इससे रिलेटेड लॉ बनाना चाहिए। एंड जो शांतिलाल शाह का जो कमिटी शांतिलाल शाह कमिटी थे, उन लोगों ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिया जिसके तहत मेडिकल टर्मिनेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इट वाज पास सक्सेसफुली बाय द पार्लियामेंट इन अगस्त 1971। जो MTP एक्ट 1970 मैंने जो ये दिया था कि MTP एक्ट जो था 1971 में लाया गया था, इसी के तहत लाया गया था। शांतिलाल शाह कमेटी ने ही ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। ये 1972 से 1 अप्रैल से इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। Also section 312 of Indian Penal Code 1860 criminalizes voluntarily causing miscarriage even when the miscarriage is with the pregnant women's consent except when the miscarriage is caused to save women's life। যদি এনেকুৱা কোনো কথা নহয় যে মিসক্যাৰেজ টু সেভ দ্য উইমেন্স লাইফ, হেতুৰ কাৰণেহে মিসক্যাৰেজ কৰা গৈছে, এনেকুৱা যদি নহয় বাকি ক্ষেত্ৰত যদি কিবা মিসক্যাৰেজ হয় তেতিয়া হলে এই যেটো সেকশন 312 অফ ইন্ডিয়ান পিনেল কোড অফ 1860 এটোৱে তথাপিও কি কৰিছিলে, ক্ৰিমিনালাইজ কৰিছিলে, ঠিক আছে। দোজ হু ভলান্টাৰিলি কজিং মিসক্যাৰেজ, ঠিক আছে। This means that the women herself or anyone else including a medical practitioner could be prosecuted for an abortion, ठीक है सर, ओके। नाउ ये देखिए जो MTP एक्ट है 1971 वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली इट अलाउ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इन 2 stages। पहला जो है सिंगल डॉक्टर ओपिनियन वाज नेसेसरी फॉर एबॉर्शन अप टू 12 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कॉन्सेप्शन हुआ है और 12 हफ्ते तक क्या करना चाहिए, अगर एबॉर्शन रिलेटेड कुछ कराना है तो एक सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। फॉर प्रेगनेंसीज बिटवीन 12 वीक तक, ठीक है, और 12 वीक से अगर 20 वीक 20 वीक्स तक अगर वोल्ड है प्रेगनेंसी, ठीक है, then the opinion of 2 doctors was very required, ठीक है, to determine if the continuance of the pregnancy would involve a risk of life। যদি লাইক 12 সপ্তাহৰ পৰা 20 সপ্তাহলৈকে যিখিনি হৈ গৈছে, যাৰ সময় হৈ গৈছিলে সেই একখনৰ মতে বা যাৰ সময় হৈ যায়
তেওঁলোকে দুজন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হয় আৰু এটো ক'বলগীয়া হয় যে এটো কন্টিনিউ কৰিব পৰা যাব নে নাই যদি হে কন্টিনিউ কৰা যায় প্ৰেগনেন্সিটো তেতিয়া হলে ৰিস্ক অফ লাইফ অফ দ্য প্ৰেগনেন্ট উইমেন অৰ of grave injury to her physical or mental health if there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical and mental abnormalities such as to be seriously handicapped before agreeing to terminate the women's pregnancy. तो इससे रिलेटेड भी लाइक जो भी कंसर्न है ये भी देखा जाएगा, ठीक है। क्या वो लाइक एबॉर्शन के लिए सही टाइम है, या फिर उसको क्या उसको करा सकता है, ठीक है। अगर उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर कंटिन्यू करने से कुछ मेंटल या फिजिकल हेल्थ में असर आता है तो उससे रिलेटेड भी लाइक जो इंफॉर्मेशन है वो देना होता था इन लोगों को, ठीक है। तो वही बोला गया है कि फिर से मैं पढ़ देता हूँ। फॉर प्रेगनेंसीज बिटवीन 12 to 20 weeks old द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स वाज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफ द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है, और ऑफ ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वेर बोर्न, अगर मान लीजिए जन्म भी हो गया बच्चे का, देन इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज, क्या वो कोई फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज से जूझेगा बाद में जाके, एज टू बी सीरियसली हैंडीकेप या फिर सीरियसली हैंडीकेप भी हो सकता है। इसके तहत भी ख्याल रखना चाहिए, यही यहाँ पे बोला गया है। रिसेंट अमेंडमेंट्स में क्या किया गया है, 2021 में पार्लियामेंट ने अमेंड कर दिया इसको, ठीक है, टू अलाउ एबॉर्शंस बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द वन डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसीज अप टू 21 ईयर्स। 12 हफ्ते तक वन डॉक्टर का रिकमेंडेशन या फिर जो ओपिनियन नेसेसरी था इसको 20 हफ्ते तक एक्सटेंड कराया गया, ठीक है। 20 वीक्स तक एक डॉक्टर का ही परमिशन या फिर ओपिनियन अभी चाहिए होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड लॉ है, इट नीड्स द ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स फॉर प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 to 24 वीक्स। पहले कब से कब तक था, 12 to 20 वीक्स, ठीक है। अभी 12 to, देखिए पहले क्या था कि 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, ठीक है, 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, वन डॉक्टर, इसको बढ़ा के 20 वीक्स तक एक्सटेंड कराया गया। पहले 12 to 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर, अभी 20 से 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर का ओपिनियन नेसेसरी कराया गया। इज इट क्लियर जो भी मैंने बोला है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया था, ठीक है। Further, for pregnancies between 20 to 24 weeks, rule specified 7 categories. मान लीजिए कि 20 से जो 24 वीक्स तक, 24 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड, ठीक है, रूल्स स्पेसिफाई किया है। बेसिकली 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए हु वुड बी एलिजिबल फॉर सीकिंग टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 3B ऑफ रूल्स प्रेस्क्राइब अंडर MTP एक्ट, ठीक है। 7 तरीके के 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है जो एलिजिबल होंगे फॉर सीकिंग टर्मिनेशन। पहला जो है सर्वाइवर्स और सेक्सुअल असॉल्ट और रेप और इंसेस्ट, ठीक है। मान लीजिए किसी के साथ असॉल्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रेगनेंसी वाला कुछ इशू हो गया तो वहाँ उस केस में ये लाइक टर्मिनेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ माइनर्स। तीसरा, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, विडो और डिवोर्स अगर हो गया तो कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन विथ फिजिकल डिजेबिलिटीज, मेजर डिजेबिलिटी एज पर क्राइटेरिया लेड डाउन अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिजेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016, ठीक है। वुमेन विथ फिजिकल डिजेबिलिटी अगर होगा तो ये करा सकते हैं, ठीक है। मेंटली इल वुमेन के साथ भी ये करा सकता है। द फोटल malformation that has a substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities। अगर ऐसा कोई लाइक जानने को मिले कि अगर मान लीजिए बच्चा जन्म भी होगा तो वो एबनॉर्मलिटीज से गुजरना उनको पड़ेगा, तो इन दैट केस ये टर्मिनेशन हो सकता है। या फिर वीमेन विथ प्रेगनेंसी इन द ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स और डिजास्टर्स और इमरजेंसीज में बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, इसके तहत भी क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है। The next topic is about new target to reduce air pollution, which is important from GS paper 3. Environment point of view, news में क्या था? Recently the center has set a new target of 40% reduction
इन पार्टिकुलर मैटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर है पीएम कॉन्सेंट्रेशन में 40% रिडक्शन का टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लिया है अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत बाय 2026। बोला गया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2026 के अंदर क्या बाय 2026 मतलब 2026 तक 40% पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाएगा। ये टारगेट किसने लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, अपडेटिंग द अर्लियर गोल ऑफ 20 to 30% रिडक्शन बाय 2024। पहले क्या रखा था? 2024 के अंदर 20 to 30% पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन कम किया जाएगा, लेकिन वो टारगेट फुलफिल होता नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको एक्सटेंड करा के अप टू 40% करा गया है। ठीक है, तो अभी तक ये जो है टारगेट इसको एक्सटेंड किया गया है। नाउ व्हाट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? जो मैंने यहाँ पे NCAP के बारे में बोला है वो एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, नाउ द NCAP जो है इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं MOEFCC। ठीक है, MOEFCC के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था एंड हाँ, इट इज़ द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम ए नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, इससे पहले कोई ऐसा नेशनल फ्रेमवर्क नहीं था फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, ये पहली बार के लिए नेशनल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो बेसिकली MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 के जनवरी महीने में इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इट सीक्स टू कट द कॉन्सेंट्रेशन of coarse particulate matter of diameter 10 micrometer or less, that means PM10 তাতকে আৰু যিখিনি কম আছে PM2.5। ঠিক আছে, and fine particles particulate matter or diameter 2.5 micrometer or less or PM2.5 by at least 20% is in the next 5 years with 2017 as the base year for comparison। 2017 में जितना भी particulate matter PM चाहे वो 10 हो या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जितना भी था, उससे एटलीस्ट हर एक पार्टिकुलर मैटर 20% तक इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम किया जाएगा, बीइंग 2017 एज द बेस ईयर फॉर कंपैरिजन। 2017 को बेस ईयर की तरह माना जाएगा और वहाँ से ही ये कंपैरिजन करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑगमेंट एंड इवॉल्व effective and proficient ambient air quality monitoring network across the country, to have efficient data dissemination and public outreach mechanisms for timely measure for prevention and mitigation of air pollution। सीधी तरीके से अगर सरल से बोला जाए तो ठीक है, तो ये जो आपका एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के लिए ही ये इनिशिएटिव लाया गया है, एंड टू हैव ए फिजिबल मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये 3 बेसिक टारगेट है जिससे जो इन लोगों ने लाइक NCAP के तहत यहाँ पे लिया गया है, जो 2019 के जनवरी महीने में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन? अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है? पहला जो है सफर पोर्टल, एक पोर्टल है। सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है सर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ओके, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल, ये सफर पोर्टल है। ठीक है, सफर पोर्टल, यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एयर क्वालिटी कौन से जगह का क्या है, ये वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पोर्टल में। दूसरा जो है इट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। इट हैज़ बीन डेवलप फॉर 8 पोल्यूटेंट्स, 8 पोल्यूटेंट्स के लिए इस इंडेक्स को डेवलप किया गया था, जैसे PM2.5, PM10, ठीक है, एमोनिया, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, ओजोन, ठीक है, CO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तीसरा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद इट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये दिल्ली के लिए बेसिकली लिया गया है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान्स जिसको बोला जाता है ग्रैप, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग वेहिकुलर पोल्यूशन, बेसिकली BS6 व्हीकल्स
पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। और जो ऑड इवन पॉलिसी है, दिस आर एन लाइक दिस इज एन इमरजेंसी मेजर फॉर दिल्ली। ये जो ऑड इवन पॉलिसी है जो आप गवर्नमेंट ने लाया था, साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश किया जा रहा है लोगों को, वो भी इसके अंदर ही आता है। एंड BS6 व्हीकल का लॉन्च करना भी इसी के अंदर आता है। दैट मीन्स ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली। और ये दिल्ली के लिए तीनों ही जो मेजर्स है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके साथ साथ नाकी जिसको बोलते हैं, दैट मीन्स न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्सिडी टू फार्मर्स, साथ में और क्या इनिशिएटिव लिया गया है, फार्मर्स को सब्सिडी दिया गया है फॉर बाइंग टर्बो हैप्पी सीडर मशीन फॉर रिड्यूसिंग स्टेबल बर्निंग, स्टेबल बर्निंग कम करने के लिए, क्योंकि स्टेबल बर्निंग से क्या होता है हम लोगों ने देखा भी है, स्टेबल बर्निंग से एक फेनोमेना होता है स्मोक का। दैट मीन्स जब जला दिया जाता है तो क्या होता है आपका स्मोक, धुआं निकलते हैं। और जब ठंडी की मौसम होता है विंटर में फॉग भी जब फॉग क्रिएशन होता है, दोनों मिलके एक फेनोमेना देखने को मिलता है दिल्ली के आसपास में, दिस इज कॉल्ड स्मोक, जो ये जानलेवा भी होता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कराता है। साथ साथ में एक्सीडेंटल केसेस भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी 1 मीटर 1.5 मीटर तक ये घट जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, लाइक सफर पोर्टल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहाँ पे 8 पोल्यूटेंट्स को लाइक मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। लाइक साथ में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान्स ये दिल्ली के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। साथ में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए नया कमीशन बनाया गया है। एंड हैप्पी जो आपका जो टर्बो हैप्पी सीडर है, THS मशीन जो है, ये भी फार्मर्स के लिए सब्सिडी के थ्रू दिया गया है ताकि स्टेबल बर्निंग को कम किया जा सके। जो मैंने स्मोक के बारे में बोला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, which of the following statement is true about smoke? Option A, smoke is derived from the fog. Option B, smoke is derived from smoke. Option C, smoke is derived from water vapor. Option D, smoke is derived from both fog and smoke. जो सही आंसर है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी याद होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं या फिर जब बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाता है, वो बहुत सही होता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में उनको जो भी आंसर है उसको लिखने के लिए ट्राई कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का, इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे बना के दिया है अबाउट सीटा, स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग, तो ये भी अटेम्प्ट करके आप लोग वहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।